हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं प्रीमियम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑन बीटी कॉटन पीक्यूपी प्रीमियम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑन बीटी कॉटन और स्पेशली कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डिस्कस करने वाली हूँ। ये सेशन ना सिर्फ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रिपरेशन करने के लिए, बाकी जितने भी सारे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम्स होते रहते हैं, आप इससे फ़ायदा मिल सकता है आप लोगों को। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसको टैप कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी को भी अच्छे से कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं और इस कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा अंडर 699 रुपीज़ में। और इसमें आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में, रिलेवेंट वीडियो लेक्चर्स फॉर सीसीआई एग्जाम एंड ऑल्सो मटेरियल फॉर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश पार्ट का भी। आप पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे से आप पेमेंट करने के बाद उसका जो ट्रांजैक्शन रिसीव आप व्हाट्सएप इसी नंबर पे, स्क्रीन पे दी हुई इसी नंबर पे आप भेज सकते हो। और जो हम लोगों का जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो आप भी बिहाइंड मत रहो, आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से ही। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें और भी ऑप्शंस क्या थे? म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफर्ड ऑर्गेनिज्म। ट्रांसफर तो होगा ही नहीं क्योंकि एम है, तो इसमें से आंसर सही आंसर हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चलिए कुछ जीएमओ के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज बीन ऑल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। जिसका जो खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोई ना कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसीड्यूर करके हम लोग चेंज कर पा रहे हैं टू अचीव आवर टारगेटेड गोल। GM is a technology that involves inserting DNA into the genome of an organism. To produce a GM plant, new DNA is transferred into plant cells. Usually, the cells are then grown in tissue culture where they develop into plants. The seeds produced by these plants will inherit the new DNA. तो ये बहुत क्रिस्प तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रोसीड्यूर क्या है और कैसे क्या पूरा टेक्नोलॉजी है मैं बताने की कोशिश किया हूँ। जीएम एक्चुअली टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो खुद कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म का जो खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं या कोई भी हिसाब से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं और उसको टिश्यू कल्चर करने के बाद जो प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा उससे जो सीड डेवलपमेंट होगा उसी सीड से नेक्स्ट जनरेशन में भी जो हम लोग एडिटेड डीएनए किया है उसको इनहेरिटेड हो जाएगा और हम लोगों को जो डिजायरेबल ट्रेट्स है हम लोग को मिल जाएगा। जैसे जीएमओ जितने भी सारे लेबल्ड क्रॉप या प्लांट या फ्रूट्स है या प्लांट या कोई भी एनिमल्स प्रोडक्ट भी है तो इसी के साथ ये जीएमओ वाला लोगो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये जीएमओ है, ये नॉन जीएमओ हो, ऐसे करके लेबलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis क्या है? बैसिलस मैं पिक्चर भी दिया हूँ। बैसिलस thuringiensis और बीटी इज ए ग्राम पॉजिटिव सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरियम कॉमनली यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। बैसिलस thuringiensis इज अ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव्स इन सॉइल। तो ये ग्राम पॉजिटिव है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉइल ड्वेलिंग मतलब सॉइल में रिसाइड करते हैं सॉइल में। और जो बैक्टीरियम ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड एज ए बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड वाइडली यूज होता रहता है। और जो बैसिलस thuringiensis ये क्या कहते हैं? एक प्रोटीन जो टॉक्सिक है, जो किसके लिए टॉक्सिक होता है? ये इंसेक्ट के लिए, कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन प्रोटीन सिक्रेट करता है। और जब वो इंसेक्ट उस प्लांट पार्ट को या प्लांट को ईट कर लेते हैं, खुद फीड कर लेते हैं, उस टाइम क्या होता है? ये जो टॉक्सिन वो इंसेक्ट को स्टार्वेशन करके किल कर देते हैं। मगर ये मैमल्स मतलब ह्यूमंस जितने भी सारे ये प्रोटीन्स है वो हम लोगों के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, तो हम लोगों को कुछ हार्मफुल नहीं रहता है हम लोगों के लिए। मगर जो पर्टिकुलर इंसेक्ट गार्ट में जाके उसको किल कर देते हैं।
वेयर फ्रॉम बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। तो बीटी टॉक्सिन जीन ये कहाँ से पाया गया है, ये है बैक्टीरिया से, बैसिलस thuringiensis। टॉक्सिन प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल जीन डिस्ट्रॉयज। तो ये हम लोग जो बीटी टॉक्सिन हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली किस पेस्ट के लिए हार्मफुल होता है, ये डिस्ट्रॉय करने में हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये होगा बॉल वर्म्स इन कॉटन। The toxin produced by the BT is coded by a gene named। तो जो टॉक्सिन हम अभी मैं बोल रही थी, टॉक्सिन जो प्रोटीन है उसको हम लोग क्या साइंटिफिकली टर्म दिए हैं, वो है क्राई प्रोटीन, CRY प्रोटीन। जितने में से यहाँ पर एग्जाम्पल्स है CRY, क्राई और CYR और CYR, इसमें से सही आंसर हो जाएगा CRY प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। और मैं क्राई प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट किया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटरी बॉडी वर्किंग अंडर MOEF फॉर द रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप को रेगुलेटरी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो अफेयर जितने भी सारे इसको देखते हैं, फार्मर्स वेलफेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा GEAC। GAC NIPZ जितने भी सारे ऑप्शन है GAC हो जाएगा वो रेगुलेटरी बॉडी। तो GAC क्या है, तो पिक्चर पे आप देख सकते हो GEAC का जो लोगो ये गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। और जो GAC इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। GAC इज द एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। मतलब इंडिया में जितने भी सारे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टेक्नोलॉजी आता है या उसके एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं डेली प्रोडक्ट्स में या कल्टीवेशन में, जहाँ पे भी हो, तो इसके जो गाइडलाइंस जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है GAC। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज a statutory body constituted under the rules for the manufacture। और functions of GAC क्या क्या है, फर्स्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स। ये सभी को उसको जो कंस्टिट्यूट करते हैं, जितने भी लाइंस, कितना गाइडलाइंस है, कहाँ क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, GAC इसको मैंडेट करते हैं। और ये आया था, ये एक्ट 1989 में नोटिफाइड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एक्ट जो आया था 1986 में। तो ये हो जाएगा GEAC का क्या क्या फंक्शन। तो यूज़, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ये इससे भी क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्राई टू बी। तो क्राई टू AB जो प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल, तो ये पर्टिकुलरली कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स जो पेस्ट है उसको। क्राई टू AB ये वो प्रोटीन था जो सीक्रेट करते हैं बैसिलस thuringiensis। BT कॉटन इज नॉट। तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन है ये GM प्लांट, तो GMO प्लांट तो है BT कॉटन, क्योंकि बैक्टीरिया का जो जीन है ये हम लोग प्लांट में ट्रांसफर किया है। और नेक्स्ट है इंसेक्ट रेजिस्टेंट। हाँ, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम, ऑब्वियसली क्योंकि BT जब भी मैं बोल रही थी ये ग्राम पॉजिटिव सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है, जिसका जो ओपेरॉन और जो भी सारे मैकेनिज्म से हम लोग इसको ट्रांसफर कर रहे हैं द जीन ऑफ द यूकैरियोट्स प्लांट में। तो ये बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम और रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, ये गलत है। BT कॉटन ऑल पेस्टिसाइड्स का अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज। तो मैं जो मैकेनिज्म बोल रही थी कि ह्यूमंस या मैमल्स के लिए टॉक्सिन नहीं रहता है मगर इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक रहता है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म होता है ये एक्टिव तब होता है, एक्टिवेट तब ट्रिगर्ड होता है जब जो गट हम लोगों को स्टोमैक में जब ये pH अल्कलाइन कंडीशन में चला जाता है। तो अल्कलाइन pH में ही बैसिलस thuringiensis एक्टिविटी शो करते हैं, इसका एक्टिविटी टॉक्सिसिटी ट्रिगर्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंट ट्रायल ऑफ GM कॉटन वाज डन अगेंस्ट व्हिच पेस्ट। तो GM कॉटन का और एक पेस्ट जैसे हम लोग बोल रहे थे अभी बॉल वर्म कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेंट ट्रायल
किया गया है जीएम कॉटन के अगेंस्ट कॉटन व्हाइट फ्लाई के अगेंस्ट भी जीएम कॉटन का ट्रायल है। और व्हाइट फ्लाई भी कॉटन की जो फ्लेम पार्ट है उसको इन्फेस्ट करते हैं, बहुत सीरियस पेस्ट है ये भी। तो क्या है, द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप पेस्ट दैट इज व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन वेराइटी एंड द कॉटन वेराइटी इज टू बी फील्ड टेस्टेड एट द सेंटर ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो बनाया है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो कॉटन जो वेराइटी जो फील्ड ट्रायल है वो हो जाएगा, वो फॉलो हो जाएगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पाओ लुधियाना में। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम सेल प्राइस ऑफ बीटी कॉटन सीड। तो सब चीज़ का तो एक निर्धारित दाम रहता ही है, गवर्नमेंट ये करते हैं, जैसे फार्मर्स को सभी को जो परफेक्ट जो फिक्स्ड प्राइस है उसको मिल जाएगा। इसीलिए तो मैक्सिमम सेल प्राइस फॉर बीटी कॉटन सीड कितना है यूनियन गवर्नमेंट से जो फिक्स किया गया है वो है 800 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो या हार्ड डिफिकल्टी लेवल में क्वेश्चन होगा तो आंसर पूछा जा सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन पे ले लेते हैं। इन दिस रिगार्ड यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन एज पर द कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2015 अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एंड एज पर द नोटिफिकेशन प्राइस ऑफ BG1 version of BT cotton hybrid has been fixed at 635 rupees and price of BG2 version of BT cotton hybrid was fixed at 800 rupees। तो BG1 BG2 के क्या है, बॉल गर्ड है, बॉल गर्ड वर्षन जो 1 है इसके लिए हो जाएगा 635 और जो बॉल गर्ड 2 है उसके लिए प्राइस हो जाएगा 800 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं BG2। तो जब अभी मैं बोल रही थी बॉल गर्ड 2 जो बीटी कॉटन इन इंडिया ओनली ग्रीव रेजिस्टेंट अगेंस्ट। तो ये जहाँ पे भी बीटी कॉटन का कल्टीवेशन होता है वन एंड ओनली इंडिया में ही ये जो बीटी कॉटन है ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है किसके अगेंस्ट, पिंक बॉलवर्म। मतलब ये जो फर्स्ट टारगेट था बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स का अगेंस्ट बीटी कॉटन जो प्लांट है ये रहेगा, सरवाइव कर पाएगा। और अभी जो दिखा रहा है जो बीटी कॉटन जो बॉल गर्ड BT2 है वो रेजिस्टेंट अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म शो कर रहा है। पिंक बॉलवर्म अभी बीटी कॉटन को भी फिर से इन्फेस्ट कर सकता है, यही पूछा गया है आंसर। तो ये बॉल गर्ड 2 का ये है लोगो, बॉल गर्ड 2 जो मॉन्सेंटो कंपनी ने किया था, टेक्निकल कुछ लोगो है। कंट्रीज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप वेराइटीज ऑफ कॉटन इंडिया। तो कंट्री मतलब इंडिया में फर्स्ट जेनेटिकली, वो तो हो गया मॉन्सेंटो, और जो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी इंडिजिनसली जो बनाया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दो वेराइटीज। तो फर्स्ट है F1861, नेक्स्ट है पाओ BT1। ये दो वेराइटीज है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ कॉटन जो इंडिया में ही बनाया गया है। The Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, also has identified 3 BT cotton varieties. Those are F1861, PAO BT1, RS2013 for cultivation in Punjab, Haryana and Rajasthan. Punjab Agriculture University in Ludhiana has claimed developing country's first genetically modified varieties of cotton, PAO BT1 and F1861। और इसके एडवांटेज क्या क्या है, क्यों कंट्री मतलब इंडिया में बनाया गया है नया से, तो इसका क्या है, सीड्स ऑफ दिस 3 जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज दोज आर F1861, PAO BT1, RS2013 can be reused by farmers with no commercial restriction. It will aid in savings on repeat seed purchases every season। तो इसमें जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है क्या कि फार्मर्स लोगों को दोबारा हर एक सीजन कल्टीवेशन के लिए परचेस करना नहीं पड़ेगा। जो पिछले साल के जो सीड्स वो लोग सेव किया है उसी सीड को फिर से सोइंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं, और जो यील्ड है वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि जो मॉन्सेंटो माइको जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थे जो बना रहे थे सीड्स, उसमें क्या क्या कुछ टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी बाद में आप लोग को डिस्कस करूँगी। ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करके
क्या कर रहे थे, फार्मर्स को इन्वोक कर रहे थे कि हर साल जब भी सीजन हो जाएगा आपको मार्केट से परचेस करना ही पड़ेगा ये सीड, नहीं तो ये मतलब इल्ड नहीं दे पाएगा। इसीलिए इंडिया में इसी तरह से 3 वैरायटी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CICR इज लोकेटेड एट। CICR इज लोकेटेड एट नागपुर। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है देखिए, भोपाल, नागपुर और मुंबई कर्नाटका, इनमें से नागपुर हो जाएगा आंसर। और इसका जो ऑप्शन है बहुत मतलब नियर बाय आपको अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन मार्किंग के टाइम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाई हूँ इंस्टीट्यूट और लोकेशन जो कॉटन के रिलेटेड है, जैसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, और ये लोकेटेड है एट नागपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी सरकॉट, ये लोकेटेड है मुंबई में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कॉटन AICRP ऑन कॉटन है कोयम्बटूर में। डायरेक्टरेट ऑफ कॉटन डेवलपमेंट ये है नागपुर में। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI कहाँ है, मुंबई। तो ये इसका ही आप लोग एग्जाम दे रहे हो, इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन इन लाख बेल्स ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया ड्यूरिंग 1920। ये एकदम लेटेस्ट डेटा है जो ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से मैं फाइंड किया हूँ। तो प्रोडक्शन वाइज इंडिया का बीटी कॉटन के इंडिया में 1920 में कितना था, 322.67। आंसर हो जाएगा C 322.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया इन लाख हेक्टर अंडर बीटी कॉटन इन इंडिया ड्यूरिंग 1920। तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन। अभी क्वेश्चन पूछाएगा कि एरिया वाइज कितना था एरिया, तो एरिया का आंसर हो जाएगा 117 लाख हेक्टर। ये इसका भी सोर्स जेन्युइन है, तो गवर्नमेंट सोर्स से ये लिया गया है। तो एरिया वाइज बीटीकरण का जो कवरेज होगा 117.47 लाख हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड kg पर हेक्टेयर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया ड्यूरिंग 1920। तो यील्ड का आंसर क्या हो जाएगा 117.47 जो यील्ड है इसका आंसर हो जाएगा यील्ड। Which state is major producer of BT cotton across India? तो BT cotton across India का मेजर प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट हो जाएगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ BT cotton across India. India ranks इन द प्रोडक्शन ऑफ GM क्रॉप ग्लोबली कितना, ये जो रैंक किया है 4th रैंक किया है। जो USA, ब्राज़ील जितने भी सारे हैं तो उसमें उनमें से इंडिया रैंक 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्यूजिया क्रॉप इन BT कॉटन फील्ड। तो रिफ्यूजिया क्रॉप इन BT कॉटन फील्ड का आंसर क्या हो जाएगा, देसी कॉटन एंड अरहर। तो अरहर मतलब PGNP, ये दोनों ही BT कॉटन फील्ड में एज रेफ्यूजिया क्रॉप हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं। चलिए रेफ्यूजिया क्रॉप क्या है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। In the recent past, BT cotton is getting affected by bollworm, which is a typical case of BT resistance breakdown, as resistance had been acquired by bollworms against toxic cryproteins that enables them to survive on BT cotton. तो कुछ दिनों से दिख रहा है, जैसे मैं बोल रही थी, पिंक बॉलवर्म रेजिस्टेंस शो कर रहा है। बीटी कॉटन जो बॉलवर्म्स पर्टिकुलरली जो पिंक बॉलवर्म से अफेक्टेड हो रहा है, इसका मतलब पिंक बॉलवर्म में बीटी रेजिस्टेंस कुछ मैकेनिज्म एक्वायर किया है जो क्राई प्रोटीन से भी सर्वाइव कर रहा है। ये गुड न्यूज़ नहीं है। द सेल्फ मेटेड प्रोजेनिस ऑफ दिस रेजिस्टेंट इंसेक्ट लीड टू फर्दर जनरेशंस ऑफ रेजिस्टेंट इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो जब कोई भी एक जब आ गया है म्यूटेटेड होकर उसका रेजिस्टेंस आ गया, तो जब भी सेल्फ मेटिंग करके ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस और भी स्प्रेड कर देगा अमोंग ह्यूज पॉपुलेशन। तो ग्रोइंग ऑफ रिफ्यूजिया और नॉन बीटी कॉटन 20% ऑफ द बीटी कॉटन कल्टिवेटेड एरिया within 0.8 kilometer, it is necessary for avoiding the outbreaks of bollworm resistant to BT cotton as prescribed by GEC। जैसे मैं बोल रही थी कि गाइडलाइन जो भी है GEC
मैंडेट करते हैं। तो रेफ्यूजिया या नॉन रेफ्यूजिया के मतलब है नॉन बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जहाँ पे हो रहा है उसी कल्टिवेटेड एरिया के 20% रेशियो में आपको ग्रो करना पड़ेगा विद इन 0.8 किलोमीटर। और क्या है, क्यों? अवॉइड द आउटब्रेक्स ऑफ बॉलवर्म, रेजिस्टेंस ना शो करे, ना ग्रो करे जो जितने भी पेस्ट है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए ये रेफ्यूजिया क्रॉप को जो ग्रोइंग करना, इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया, मतलब प्रिस्क्राइब किया है GAC। ये जो यूनिक टेक्नोलॉजी हो गया है। तो PGNP हैज़ बीन अप्रूव्ड एज रेफ्यूजिया क्रॉप इन बॉर्डर रोज अराउंड द बीटी कॉटन। और जो रेफ्यूजिया क्रॉप है इनमें से PGNP रिसेंटली अप्रूवल भी दिया हुआ है PGNP को। तो जैसे आप पिक्चर पे देख सकते हो कैसे ये हो गया है बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट, और इसमें जो रेफ्यूजिया प्लांट है बॉर्डर एरियाज में ग्रो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच साइंटिस्ट इज इन्वॉल्व इन द सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन कल्टीवेशन में इंडिया में कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है उसको प्रमोशन में, उसको सक्सेसफुल कल्टीवेशन में? आंसर हो जाएगा CD मई। इनमें से जितने में से साइंटिस्ट है CD मई आंसर हो जाएगा। तो इन 2002 ए जॉइंट वेंचर बिटवीन मोंसांतो महिको इंट्रोड्यूस बीटी कॉटन इन इंडिया। Commercial cultivation of BT cotton was approved by GAC first time in India। तो commercial cultivation BT cotton कहाँ कब आया था जो GAC से अप्रूवल भी मिल गया था? ये हुआ था 2002 में, फर्स्ट टाइम ये अप्रूवल मिला था। विच पॉपुलर बीटी कॉटन वेराइटी गॉट रिलीज इन 2008 इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज। जो वीमा MHY12 और MY से इनमें से कोई भी नहीं होगा, सूरज हो जाएगा बीटी कॉटन वेराइटी जो 2008 में रिलीज हुआ है, मगर अप्रूवल नहीं, मतलब मिला है कि नहीं मिला है इसके ऊपर डाउट है। नेक्स्ट है, अनदर बीटी कॉटन वेराइटी गॉट रिलीज्ड इन कोलैबोरेशन बिटवीन US धरवार एंड NRCPB न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा A, बीकानेरी नार्मा BT। तो अनदर बीटी कॉटन वेराइटी का नाम है बीकानेरी नार्मा BT जो US धरवार NRCPB के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में हुआ था, जो रिलीज भी हो गया है वेराइटी। बीटी कॉटन वॉज रिलीज्ड इन 1987। तो बाय व्हिच कंपनी या ऐसा पूछा गया है एक्चुअली। तो बीटी कॉटन जो 1987 में फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था, ये इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा, जो फर्स्ट टाइम आया था ये कौन सी कंपनी इसके लिए मुख्य भूमिका जो प्ले करता है जो रोल, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्सेंटो ग्लोबली बीटी कॉटन, इसका जो टेक्निक ये लाया था मॉन्सेंटो। इसके लिए पेटेंट के लेकर भी थोड़ा चल रहा है केस मामला। आई होप अभी तक जितने भी लेक्चर सीरीज देख रहे हो अभी पता भी चल गया है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लास्ट साल भी हम लोगों ने सिलेक्शन दिए थे 3, और जो तीनों वैरायटी ऑफ जो जॉब सेगमेंट है, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, मार्केटिंग और जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट जनरल, तो इन लोगों का जो इंटरव्यूज़ है भी इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए यूज़फुल रही होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। इस चैनल से आप लोग बने रहिए, जितने भी सारे अपडेट्स आपके साथ रहे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी करते रहे। जो भी कुछ भी क्वेरीज हो या कोई भी डिमांड हो कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको या उसके ऊपर, तब कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, हम लोग कमेंट चेक भी करते हैं। I hope guys these videos are really helpful. Thank you for watching। फिर मिलेंगे नए कुछ वीडियो के साथ।